हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ। और ये जो आपका टॉपिक है ये सत्ता के नए केंद्र से लिया गया है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वो चीन की अर्थव्यवस्था है उसका उत्थान कैसे हुआ। और 21वीं शताब्दी में जिस प्रकार चीन एक मजबूती से या कहें विकसित होती जो अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, और उसके लिए कौन से उत्तरदायी कारक हैं, कौन सी ऐसी नीतियाँ हैं जिन नीतियों को चीन ने अपनाया और जिसकी वजह से वो आज एक दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में परिचित है। तो शुरू करते हैं कि चीन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं, थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। तो देखो 1949 में क्या होता है, चीन एक जनवादी गणराज्य के रूप में उसकी स्थापना होती है। कब? 1949 में वो एक स्वतंत्र और साम्यवादी राज्य के रूप में गठित किया जाता है। इसके पीछे एक कहानी थी, वो ये थी कि माओ जेडिंग करके एक व्यक्ति थे चाइना के, जिन्होंने वहाँ पर एक माओवादी क्रांति करी थी 1949 में। और उसके बाद क्या होता है, चीन में साम्यवादी और समाजवादी राज्य के रूप में चीन की स्थापना होती है और साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था को क्या होता है वहाँ पर अपनाया जाता है। तो शुरू में जब चीन की स्थापना होती है, जब चीन एक साम्यवादी राज्य बनता है, तो उस समय चीन की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं सोवियत मॉडल पर आधारित होती है। क्योंकि आपको पता है सोवियत मॉडल भी कहीं ना कहीं साम्यवादी और कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से वो साम्यवादी समाजवादी मॉडल पर आधारित था। तो वही रूबरू उसी मॉडल को चाइना में अपनाया जाता है। और चाइना जो था वो सोवियत संघ की तरह क्या करता है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। कि वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था होती है, उद्योग होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं किसके अंडर में? राज्य के। जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, उसके हाथ में क्या होते हैं? उद्योग। और जो सरकार के जो उत्पादन के साधन होते हैं या संसाधन होते हैं वो सारे सरकार के हाथ में होते हैं। सरकारी क्या करती है? उद्योग लगाती है, उत्पादन करती है, फैक्ट्री का निर्माण करती है, वो सारे क्या होता है? सरकार के हाथ में होती है। शुरू में क्या था कि यहाँ पर जो मुद्रा का काफ़ी विदेशी मुद्रा बहुत कम थी 1950 और 60 के दशक में चीन के पास। तो चीन क्या करता है कि जो चीज़ें बाहर से मंगाता था, आयात करता था, उनको क्या करता है, घर में ही प्रोडक्ट करने लगता है, बनाने लगता है, उत्पादन करता है। और इससे क्या होता है, वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप वो क्या करता है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अपनाता है। अब वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को छोड़ देता है कि जो नियंत्रण जो राज्य का होता था, सरकार का होता था, उसको अब वो छोड़ता है। अब क्या करता है, वो उद्योगों को बढ़ावा देता है। अपने यहाँ पर वो उद्योगों को स्थापित करता है। वहाँ पर चीज़ों का निर्माण होता है, उत्पादन होता है देश के अंदर ही, और देश के प्रयोग के लिए किया जाता है। तो अब क्या था कि बाहर से चीज़ें बंद हो गई आना और उद्योगों को ज़्यादा जोर दिया गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, विकास हुआ। 5-6% के लगभग क्या होता है, विकास वृद्धि दर बढ़ रही थी वहाँ पे। बट एक तरफ क्या था, जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उतना औद्योगिक विकास नहीं हो रहा था, जितना हो रहा था वो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या को ही पूर्ति हो पाती थी। इतना अधिक नहीं होता था जिससे उनका विदेशी व्यापार बढ़ सके, जिससे उनकी विदेशी मुद्रा बढ़ सके। ये सब कहीं ना कहीं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और इसका कहीं ना कहीं एक कारण था कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब चीन ने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को विकास को बढ़ाने के लिए और विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए, उद्योग को स्थापित करने के लिए नई नीतियाँ अपनाई, कुछ नीतिगत निर्णय लिए। तो सबसे पहले चीन ने क्या करा, 1972 में अपने आप को जो अकेला था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एकांतवास को ख़त्म करता है और क्या करता है, अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करता है। चीन क्या करता है, अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करता है और एकांतवास का समाप्त करता है। जो एकांतवास था, जो उसको अकेलापन था, वो दूर करता है वो। और इसी के साथ वो राजनीतिक आर्थिक तौर पर अमेरिका से जुड़ जाता है, व्यापार करता है, विकास की नीतियाँ अपनाता है मिलजुल कर, इस तरीके से। फिर क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं चाइना के, जिनका नाम था चाउ एन लाई। उन्होंने क्या करा, 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलाई। कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी जोड़ी, आधुनिकीकरण करा। उद्योगों को नई सिरे से स्टार्ट किया। सेना थी उसको भी टेक्नोलाइज किया या मॉडर्नाइजेशन किया, उसका भी आधुनिकीकरण किया, नए नए तौर तरीके अपनाए गए। विज्ञान प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी साइंस में नए नए तरीके अपनाए गए। तो इस प्रकार क्या था कि आधुनिकीकरण किया गया, 4 क्षेत्रों में प्रस्ताव रखा गया चाउ एन लाई के द्वारा। फिर 1978 में एक देंग सोयापिंग करके एक बंदा था, वहाँ का राष्ट्रपति देंग सोयापिंग करके। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर एक खुले द्वार की नीति अपनाई। इससे क्या होगा, जो भारी निवेश होगा वो बढ़ेगा और विदेशी व्यापार भी बढ़ेगा। क्योंकि जब खुले द्वार की नीति का मतलब था कि पूरी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, खुला कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा,
कदम उठाए। अब क्या करा, उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या करा, उच्च स्तर की प्रोडक्टिविटी, वहाँ पर उत्पादन निर्माण करने के लिए, चीज़ों का, उद्योगों का उत्पादन करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए बाजार मूलक अर्थव्यवस्था खोली, कि एक ऐसी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था बनाई जहाँ पर कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग जाकर स्थापित कर सकता है और वहाँ पर चीज़ों का निर्माण कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। ये तरीका अपनाया गया। चीन ने क्या करा, शोक थेरेपी के अलावा क्या करा, उसने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। चरणबद्ध मतलब कि वो सोवियत संघ की तरह शोक थेरेपी को नहीं अपनाना चाहता था। शोक थेरेपी मतलब कि तुमने देखा था कि शोक थेरेपी में क्या था कि भाई सीधे अपनी विचारधारा को छोड़ते हुए दूसरी विचारधारा को अपनाया था। जैसे सोवियत संघ ने क्या करा, साम्यवादी समाजवादी से सीधे पूंजीवादी और लोकतंत्र को अपना लिया। चीन ने ऐसा नहीं करा। चीन ने क्या करा, साम्यवादी भी अपनाया, समाजवादी भी अपनाया राजनीतिक तौर पर, और आर्थिक तौर पर क्या करा, पूंजीवाद को भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया, उठाया और अपनी अर्थव्यवस्था में इसको भी समावेश किया। पूंजीवाद और साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्था को वो लेकर चला। तो इसमें मैंने अभी एक वो बनाया था, ये देखो, इधर आप एक कार्टून देख सकते हो, ये जो साइकिल के तौर पर है, इसमें वही दिखाया कि चीन ने किस तरीके से दो पहियों पर चलते हुए, जैसे साम्यवादी और पूंजीवादी, इन दोनों पर चलते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करा, विकसित किया, एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में क्या करा, संचालित किया, और एक अच्छा औद्योगिक और तकनीक उद्योगों से और नई नई आधुनिकता से अपने देश का विकास किया। तो ये क्या करा था ब्रिटेन ने, ये कैसे कर पाया चाइना ने, ये सिर्फ और सिर्फ किससे हुआ, जब उसने पूंजीवाद को भी अपनाया और साम्यवाद को भी अपनाया। अब उसने क्या करा भैया, खेती का निजीकरण कर दिया। जो खेत थे पहले सरकार के पास था, अब लोगों को दे दिए, कि अब लोग क्या करेंगे, अपने हाथ में लेंगे भाई, प्राइवेट कर दिया, निजी कर दिया, कि अब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, खेत ले सकता है और खेत में अपना निजी तौर पर उत्पादन कर सकता है। इसी तरीके से उद्योगों में भी छूट दे दी कि कोई भी व्यक्ति कंपनी खोल सकता है, उद्योग संचालित कर सकता है। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और तुम्हें पता है, जब कंपटीशन मार्केट में बढ़ता है, सपोज करो कि जब लोग निजी तौर पर मार्केट में उतरते हैं तो वो एक सी बेहतर से बेहतर क्वालिटी देते हैं, और हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपने उद्योग को, अपने खेत को, अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, अच्छी क्वालिटी देना चाहता है। तो इससे क्या होती है, वो अर्थव्यवस्था और ज़्यादा विकसित होती है और एक अच्छा रूप सामने आता है। तो व्यापार संबंधी जितने भी अवरोध थे, उसको क्या करा गया, चीन ने विशेष आर्थिक जोन, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत उनको हटा दिया और भारी विदेश निवेश को क्या करा, बढ़ाया। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था, कि बाहर से कंपनियां आकर हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इसलिए वो क्या करता है, चीन विशेष आर्थिक क्षेत्र के द्वारा हर एक अवरोध को हटा देता है जो व्यापार पर लगाए गए थे, कि भाई टैक्स वगैरह हर प्रकार के, ताकि विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके। और 2001 में क्या करता है, वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो जाता है, और विश्व व्यापार संगठन में शामिल होता है तो वहाँ पर द्विपक्षीय समझौते करता है ब्रिटेन, दूसरे देश की कंपनियाँ अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए बुलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, उत्पादन अधिक बढ़ता है। तो ये था। अब ये जो नीतियाँ अपनाई थी, इसके परिणाम क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन मतलब पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखो, चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। अब क्या हुआ कि इन नीतियों से जो चीन जकड़ा हुआ था अपनी आर्थिक जो असफलताओं से या कहें बाकी परिस्थितियों से, उससे वो उभरा, उसमें उसको मदद मिली। और कृषि के निजीकरण के कारण जो कृषि उत्पादन थे और ग्रामीण लोगों की जो आय थी, इनकम थी, वो भी बढ़ी, उसमें भी वृद्धि हुई, उत्पादन में भी वृद्धि हुई कृषि में, और ग्रामीण में भी आय में वृद्धि हुई। जो लोग थे रूरल एरिया के, उनकी इकोनॉमी उनकी इनकम क्या हुई, बढ़ी, कमाई उनकी अधिक हो गई। तो ये क्या हुआ, कृषि के निजीकरण के बाद ही हो पाया ये संभव। देखें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा। अब जो ग्रामीण लोग थे, अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पर क्या हो गए, लोग बचत होने लगी, निजी बचत होने लगी, लोगों के पास अब पैसा इकट्ठा होने लगा, और इससे क्या हुआ, ग्रामीण उद्योगों तदाद तेजी बढ़ी। अब लोगों के पास पैसा इकट्ठा हुआ तो लोगों ने उद्योगों को और बढ़ाया और इन्वेस्ट करा। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ, चीन में उद्योगों को और ज़्यादा बढ़ावा मिला, और चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। अब चीन एक ऐसा देश बना जहाँ पर हर एक कंपनी, हर एक देश इन्वेस्ट करना चाहता था और वहाँ से चीज़ें खरीदना चाहता था। ऐसे देश के रूप में क्या हुआ, ये सिर्फ किसके कारण हो पाया, उनकी नीतिगत जो निर्णय थे, जो उन्होंने नीतियाँ बनाई थी, पॉलिसीज़ बनाई थी, जो निर्णय लिए थे, उसके कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन था वो दूसरे देशों के लिए एक निवेशक देश के तौर पर बनकर उभरा, और जहाँ पर हर एक देश क्या करना चाहता है, निवेश करना चाहता है। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अभाव था। अब क्या हुआ, उसके पास विदेशी मुद्रा का काफ़ी विशाल भंडार हो गया। इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। अब जिसके पास विदेशी मुद्रा अधिक हुई, अब वो दूसरे देशों में क्या करने लगा, निवेश करने लगा, इन्वेस्ट करने लगा, अपने मालों को बेचने लगा, बाकी इकोनॉमी में, बाकी बाजार में वो क्या करने लगा,
चीज़ों को बेचने लगा। अब देखो चीन की अर्थव्यवस्थाओं की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो चीन क्या है, दुनिया का वह देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। उसके पास आज के टाइम पे 2021 में या 20 में देखें तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा है वो किसके पास है, चीन के पास है। और जो कि कितनी है, 3.12 अरब डॉलर, ठीक है, इतनी। और जीडीपी के आकार में भी ये दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के बाद दूसरा कौन है, चीनी है, जिसकी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। चीन जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए अब विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये जो देश है चीन, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए, पहले जर्मनी था, अब चीन हर एक देश में निर्यात करता है, माल को भेजता है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए ये सबसे बड़ा वाहन बाजार हो गया है। अब यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं, जो परिवहन की जो संसाधन है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, बेचे जाते हैं, मंगवाए जाते हैं, कहाँ से, चीन से। इसका विदेशी भंडार जो विश्व में सबसे अधिक है और 2200 अरब डॉलर का है। जो विदेशी भंडार है वो सबसे अधिक है और 2200 अरब डॉलर का है। और ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये बहुत ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था होने जा रही है। विकासशील देश में अभी आती है, बट धीरे धीरे ये विकसित हो जाएगी। और अमेरिका के खिलाफ ये एक चुनौती बनकर एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में सामने उभर कर आएगी। जिस तरीके से अभी जो चीन विकास कर रहा है, आगे चलकर कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में चीन ऐसा एक देश होगा जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर सामने उभर कर आएगा। तो ये था हमारा आज का चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो ये जो हमने देखी अभी कुछ पॉलिसीज़ थी जो हमारे यहाँ पर चीन में अपनाई गई थी, और इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। जैसे कि वहाँ पर क्या हुआ कि जो नीतियाँ अपनाई गई उससे बेरोजगारी भी बढ़ी, ठीक है, और लोग वहाँ पर, महिलाओं काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार हो गई, उनको काम नहीं मिला। तो ये आपके बुक में दे रखा है, इसको वहाँ पे भी एक बार पढ़ लेना इसको यहाँ से देख के। तो ये था। और यहाँ पे मैंने ये कार्टून एक देख रखे हो, ये बताया था कि इसमें ये जो साइकिल वाला है, इसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से चीन ने साम्यवादी और पूंजीवाद दोनों पर चलते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित किया। इधर जो चीन को दिखाया गया कि किस तरीके से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इधर भारत को दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।